तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं अब अगला चैप्टर कौन सा है। अगला चैप्टर का नाम है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन देखेंगे बहुत सारे। सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट अपने को पता होता है कि बेसिकली अपने पास में 3 तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है? अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और सबसे ज़्यादा वाटर किसको रिक्वायर होता है? अमोनिया को। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं टॉक्सिसिटी का लेवल पूछूँ कि भाई मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, तो ऑर्डर क्या बनेगा? यूरिया, फिर सबसे पहले अमोनिया, फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ ऑर्डर देख सकते हैं। क्या ऑर्डर था? टॉक्सिसिटी का ऑर्डर देखा अपन ने, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑर्गेनिज्म ने ऐसा क्यों हुआ कि यूरिया और यूरिक एसिड को धीरे धीरे अपनाया। देखो, अगर मैं बोलूँ सबसे पहले क्या चलता था, पुराने ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो अपने पास में ज़्यादा वाटर लगता था, कंज्यूम ज़्यादा होता था। तो अपन क्या बेसिकली अपन चूज़ भी क्या करते थे कि अपने को अमोनोटैलिक या अमोनिया को एक्सक्रीट करना चाहिए। लेकिन अपने को धीरे धीरे लेकिन पता चलता है कि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड है और इसको ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट है। और अपने को पता है पृथ्वी में ज़्यादा वाटर तो होता नहीं है, तो जो चीज़ वाटर कम कंज्यूम करती है अपन फटाफट से उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो सेम चीज़ है, अमोनिया में ज़्यादा वाटर लग रहा था तो अपन ने उससे बेटर ऑप्शन दैट इज़ यूरिया को, और बर्ड्स ने तो उससे भी बेटर ऑप्शन को दैट इज़ यूरिक एसिड को चुना। जो अपने पिजन है वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, ठीक है, और अपन लोग यूरिया सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से बोल दो कि अगर अपन बात करें एक्वेटिक प्लांट्स में, तब अमोनिया तो बेस्ट ऑप्शन है यार, क्योंकि अमोनिया के लिए पानी रिक्वायरमेंट है। पानी मतलब एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बेस्ट चीज़ होगी। लेकिन अगर आपको ज़मीन की बात करनी, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका वाटर कम होना चाहिए। कभी भी कोई एक्सक्रीशन कर रहे हो तो वाटर सबसे पहले कम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर टेरेस्ट्रियल सर्वाइव करना चाहता है, अडेप्ट करना चाहता है, तो वाटर का एक्सक्रीशन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से, अपन ने देखा 3 तरह से एक्सक्रीट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म। या तो अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, या तो यूरिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, या तो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। अब अपन देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते क्या है। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या शो करता है वो? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन शो करता है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिसको ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ जितने भी बोनी फिशेस हो गई, ठीक है, बोन्स वाली फिशेस, ऑस्टिकाइनिस होती है ना, ऑस्टिसाइथिस, बोनी फिशेस हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए और एक्वेटिक इंसेक्ट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ पानी से रिलेट कर रही है, मछलियाँ पानी से रिलेट कर रही है, कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, ये सारे अमोनोटेलिक होते हैं। सेकंड आ जाओ यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में बताने की ज़रूरत नहीं है, अपन मतलब मैमल्स, वो भी क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। तो यूरियोटेलिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो यूरियोटेलिक्स के अंदर एग्जाम्पल आता है मैमल्स का आता है, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए। याद रखना, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्वेटिक एम्फीबियंस और मैं बोल रहा हूँ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल पे आने के लिए आपको वाटर कम करना पड़ेगा, दैट इज़ यूरियोटेलिक। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस। क्यों यहाँ मरीन फिशेस रखा है? अब दिमाग लगाओगे तो मरीन फिशेस, मरीन में होता है सॉल्ट, और जहाँ भी सॉल्ट आता है वहाँ अपने आप पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सोचो ज़रा ध्यान से, अपन ने बात नहीं की फ्रेश वाटर फिशेस की, बात नहीं की अपन ने। फ्रेश वाटर फिशेस तो कॉमन सी बात है, अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। अपन बात कर रहे हैं ऐसी फिशेस जो मरीन में रहती हैं, जो कि मरीन एनवायरनमेंट या समुद्र में रहती हैं, ठीक है, महासागर में रहती हैं। वहाँ पर यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। अब पूछा जाता है कि अगर अपने अंदर अगर अपन यूरियोटेलिक हैं तो अपने को यूरियोटेलिक बनाता कौन है? तो आंसर है लीवर। मतलब लीवर में हो क्या रहा है, अपने को एक्सक्रीट तो अमोनिया करना था, लेकिन अपना जो लीवर है बहुत समझदार होता है, वो इस अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और लेटर ऑन अपन देखते हैं कि यूरिया किडनी एक्सक्रीट कर लेती है। तो यूरिया, जो अपना अमोनिया रहता है, वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिया किडनी के पास जाता है और किडनी एक्सक्रीट कर देती है। अब तीसरा अपन देखते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूरिकोटैलिक मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पेस्ट के फॉर्म में, समझ में आ रहा है ना, पैलेट या पेस्ट,
के फॉर्म में यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। देखो नाम से क्लियर है, यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड आ गया इसमें, यूरियोटैलिक नहीं है। यूरियोटैलिक अलग चीज़ होगी, यूरिकोटैलिक। फिर यूरिकोटैलिक कौन सा होगा बताओ, खुद दिमाग लगाओ। तो यूरिकोटैलिक होगा रेप्टाइल्स होगा, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, अपन सब जानते हैं कि ये अपने आसपास ही रहने वाले लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अपन जानते नहीं रेप्टाइल्स बर्ड्स को। बर्ड्स का बिल्कुल अपन पिजन के बारे में जानते हैं, पिजन जो रहता है वो एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड, अपने को पता है अभी ये कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का एक्सक्रीट करता है और बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, पेस्ट फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म होता है। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटैलिक कौन कौन सा हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, लैंड स्नेल्स हो गया और इंसेक्ट्स हो गया। याद रहेगा। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म शो करता है बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। सेम चीज़ है, बोनी फिशेस लगा दी तो अमोनोटैलिक हो गया। ठीक है, अमोनिया इज रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है एंड एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और गिल सरफेस। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस। ध्यान देने की बात क्या है, यूरोटैलिक में यहाँ पे मरीन फिशेस आ गया, बोनी फिशेस नहीं आई है। ठीक है, तो मैमल्स, मैरीन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस दे एक्सक्रीट वाया द यूरियोटैलिज्म। यूरिकोटैलिक एग्जाम्पल देखा अपन ने, यूरिकोटैलिक होता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। ठीक है, फिर अपन देखते हैं स्ट्रक्चर्स, मतलब एक्सक्रीशन अपन देख लिया कौन से मोड से हो रहा है। अब देखेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप्स के कहाँ होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट में भाई सिंपल टिब्यूलर स्ट्रक्चर से, मतलब टिब्यूलर फॉर्म रहेगा, कुछ टिब्यूल्स रहती हैं और वो टिब्यूल बहुत ही सिंपल है दिखने में बहुत ही सिंपल है, इसलिए बोल दिया सिंपल टिब्यूलर फॉर्म। वर्टिब्रेट्स में यही चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। समझ में आया, इनवर्टिब्रेट इट इज़ वेरी सिंपल टिब्यूलर फॉर्म, बट वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर ऑर्गन बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर फॉर्म या ऑर्गन, उसको किडनी बोला। ठीक है, किडनी नाम देते हैं उसको। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट होता है। सो याद रखना, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है और ये किस में प्रेजेंट होता है, प्लाटी हेलमिंथिस में। ठीक है, रोटीफर में, कुछ एनेलिडा में और सिफेलोकॉर्डेटा में। किस किस में, प्लाटी हेलमिंथिस में, रोटीफर में, कुछ एनिलिडा में और सिफेलोकॉर्डेटा में। ठीक है, प्लेटिहेलमिंथिस में, रोटीफर में, सम एनेलिडा में और सिफेलोकॉर्डेटा में। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक अपन बना सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या होगा, थोड़ा सा अजीब सी ट्रिक है। आंसर है, अपन ने सबको सुना है कि अपन अपने वॉलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पर्स। अब ज़रा इसको लिख के देखो इंग्लिश में, पर्स को बोलते हैं PAR और S। ठीक है, PAR और S, ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, PAR और S। पर्स को बोला अपन ने, P से क्या हो गया, P से हो गया प्लेनेरिया, P से क्या हो गया, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को अपन क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज प्लेनेरिया, सबसे पहला हो गया। सेकंड है A से होता है कुछ एनेलिडा, A से क्या होते हैं, एनेलिड्स, कुछ एनेलिडा हो गया, कुछ एनेलिडा हो गया, सम एनेलिड्स जिनके बारे में नहीं बताया गया है। फिर होता है PARS। ठीक है, PARS, R से क्या हो गया, रोटीफर, R से क्या हो गया, रोटीफर्स। और S से क्या हो गया, एम्फिओक्सस बोल दो। S से पार्स होता है ना, सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फिओक्सस। ठीक है, तो एक सेकंड, अपने रोटीफर बोला है, यहाँ A से एम्फिओक्सस है, A से क्या है, एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस। और S से है सम एनिलिडा, S से क्या है, सम एनिलिडा, सम एनिलिडा, प्लेनेरिया। A से एम्फिओक्सस, रोटीफर्स और सम एनिलिडा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ठीक है, PARS, पर्स किस किस में होता है, पर्स क्या होता है, पर्स वो ऑर्गेनिज्म के नाम है जिनके अंदर फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो PARS के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले P अपने को बताता है प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस।
ए से अपने को बताता है एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस क्या होता है, तो सिफेलोकॉर्डेटा में अपन पढ़ते हैं एम्फिओक्सस। आर से होता है कुछ रोटीफर्स, और एस से क्या होता है सम एनिलिड्स, कुछ एनिलिड्स जिनका नाम एनसीईआरटी ने नहीं बताया। तो ये चीज़ अगर अपन याद कर लेते तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। और बताना कैसी लगी ये ट्रिक, ठीक है, कमेंट्स में बताना क्या ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रिक छोटी छोटी बनानी पड़ती है अपने को, क्योंकि अपने को कॉमन सी बात है इतने से अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो लार्ज अमाउंट में अपने को याद नहीं रह पाते, तो छोटी छोटी ट्रिक्स बनाकर अपन उनको याद करते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो पाते हैं। आगे बढ़े तो अपन ने ये देख लिया प्लेनेरिया, प्रोटोनेफ्रोडिया फ्लेम सेल किस में रहती है। अच्छा, नेफ्रोडिया भी होता है एक चीज़, नेफ्रोडिया किस में होता है, अर्थवॉर्म के अंदर होता है। अर्थवॉर्म में क्या होता है, नेफ्रोडिया। प्रोटोनेफ्रोडिया देखा पर्स में होता है, नेफ्रोडिया अर्थवॉर्म में होता है। माल्फिजियन टिब्यूल से तो बहुत फेमस है, कभी भी पूछ सकते हैं। कॉकरोच, जो कॉकरोच है उसके अंदर माल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है। एक और चीज़ देखो, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड क्रुस्टेशिया में प्रेजेंट है। क्रुस्टेशिया मतलब प्रॉन, क्रुस्टेशिया लाइक प्रॉन या झींगा बोलते हैं ना जिसको अपन, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीनल ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड अपन ने कहा देखा क्रुस्टेशिया लाइक प्रॉन में प्रेजेंट है। माल्फिजियन टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। और नेफ्रोडिया किस में होता है, अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनवर्टिब्रेट में सिंपल टिब्यूलर फॉर्म था, वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर ऑर्गन किडनी प्रेजेंट थी। प्रोटोनेफ्रोडिया फ्लेम सेल्स में अपन ने देखी थी ट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एज PAR और S, ठीक है। और नेफ्रोडिया अर्थवॉर्म देख लिया अपन ने। अब आगे चलते हैं, चलो अब अपन देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले कि इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। तो अपन ने देखा सबसे पहले तो अपन ने देखा कि यहाँ पर दो मतलब किडनी आती है, अ पेयर ऑफ किडनी कम्स हियर। तो यहाँ दो किडनी बनाई अपन ने, इससे निकलने वाले होते हैं यूरेटर, तो यूरेटर बनाए। एक होती है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, तो एक ब्लैडर बनाई है। और एक बनाया है अपन ने यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो है जो कि बेसिकली इस ब्लैडर को खाली करने में मदद करता है। ओपन आउटसाइड द बॉडी, यूरेथ्रा ओपन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये अपने कुछ ऑर्गन थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वेसल्स होती हैं क्या, क्योंकि किडनी को कनेक्ट करती है, बिल्कुल दो वेसल्स होती हैं, एक आर्टरी और एक वेन। आर्टरी में होता है अपने पास में एक ये वाली आर्टरी, ठीक है, और एक इन्फीरियर वेना कावा होता है, एक इन्फीरियर वेना कावा होता है, और एक एओर्टा होता है, डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा उसकी ब्रांच आती है। तो ये दोनों किडनियों में बढ़ जाती है आपस में इस तरह से, राइट और लेफ्ट के अंदर, ठीक है। और फिर पूछ लेते हैं कि अगर ये किडनी है तो इस किडनी का कुछ वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से बताओ कि कौन से लेवल पे लाया करती है, तो पूछ लेना। किडनी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो T12 और L3 वर्टिब्रा अपने को बताया, थोरेसिक्स में 12 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, और लंबर में 5 वर्टिब्रा होते हैं। तो लंबर का 3 वर्टिब्रा और थोरेसिक के 12 वर्टिब्रा के बीच में किडनीज लाया करती हैं। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर चलो अपन ने देखा, अब अपन देख लेते हैं इसकी लेंथ वेंथ के बारे में। तो अगर किडनी की बात करते हैं तो ये अपनी हो गई किडनी, ठीक है, ये हो गई अपनी किडनी। किडनी की लेंथ कितनी होती है, तो याद रखना किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। विड्थ कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर, ये होती है विड्थ, 5 से 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस मतलब समझ लो इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, या फिर इसका थिकनेस क्या हो गया इसका, बेसिकली कितनी मोटी है ये, कितनी मोटी होती है किडनी, तो 2 से 3 सेंटीमीटर की थिकनेस। तो इसके डायमेंशन बहुत बार पूछे जाते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ में, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस में, बहुत ज़रूरी है। वेट कितना होता है, वेट भी पूछा जाता है, 120 से 170 ग्राम एक किडनी का वेट होता है। तो डबल करके देखोगे तो 240 के आसपास या 340 के आसपास, मतलब अपन नहीं बोल सकते आधा किलो है, आधा किलो से भी कम वजन होता है दोनों किडनियों का साथ में। अच्छा, अब हाइलम का नाम सुना है, हाइलम और पेल्विस की डेफिनेशन देखो। हाइलम वो एरिया है जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व एंटर करती है किडनी के अंदर। क्या समझ में आया, किडनी किस चीज़ के बिना बेकार है, किडनी से कोई चीज़ आनी चाहिए, कोई चीज़ जानी चाहिए, बराबर। किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, अपना यूरिन को लेके आएंगे, बेसिकली यूरिन को फिल्टर किया उन लोगों ने, यूरिन को फॉर्मेशन किया नेफ्रॉन ने, और अल्टीमेटली वो कहाँ लेके आएंगे, ब्लैडर तक। अब इसको ब्लैडर तक जोड़ने का काम कौन करेगा, इसको ब्लैडर तक जोड़ने का काम कौन करेगा, यूरेटर करेगा। तो एक एरिया, एक स्ट्रक्चर तो यूरेटर हो गया। दूसरा कि अगर नेफ्रॉन इसके अंदर है बहुत सारे, तो मुझे बताओ नेफ्रॉन किस में से
किस में से प्यूरीफाई करेंगे ब्लड को? आर्टरी और वेन में से, ठीक है। मतलब बेसिकली अपने को पता है ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक आर्टरी और एक वेन। आर्टरी जो अच्छा ब्लड लेके जाए और वेन जो ख़राब ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाए, ठीक है ना। तो वही होता है कि एक आर्टरी और एक वेन। तो हाइलम क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें यूरेटर ब्लड वेसल और नर्व एंटर करती है। तो पेल्विस क्या होता है? एक फनल शेप का स्पेस है, फनल शेप का स्पेस है, ठीक है। इस तरह का आप हम देखेंगे जब किडनी बनाते हैं इस तरह की, तो एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस दिखेगी। उस स्पेस को क्या बोलना है अपने को? पेल्विस बोलना है। क्या बोलना है? पेल्विस बोलना है। ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड एज पेल्विस, ठीक है। उसके प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज कैलिक्स। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। एक छोटा सा पार्ट और पूछ लेते हैं कि यहाँ पर अगर अपन देखें किडनी के कुछ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अगर अपन एक किडनी बनाएं इस तरह से, तो किडनी का आउटर लेयर टफ होती है, होना भी चाहिए यार। आउटर लेयर टफ होनी चाहिए, उसको अपन कैप्सूल बोलते हैं। और इनर लेयर को अपन ने डिवाइड किया कॉर्टेक्स और मेडुला में। आउटर लेयर तो टफ हो गई, इनर वाली जो लेयर है उसको बोल दिया अपन ने आउटर कॉर्टेक्स, और मेडुलरी पिरामिड जहाँ पर है उसको अपन ने बोल दिया मेडुला। बताओ चीज़ समझ में आएगी नहीं आई? और मेडुलरी पिरामिड देखो जरा, इसके प्रोजेक्शन है कैलिक्स के अंदर। कैलिक्स, ये फनल शेप की स्पेस दिख रही होगी तुमको। मेडुलरी पिरामिड्स, कैलिक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अपनी एक किडनी थी जिसमें अपन ने देखा कि इसका कॉर्टेक्स था, टफ आउटर कैप्सूल थी। सबसे पहले तो आउटर कैप्सूल टफ थी, और फिर यहाँ पे अपने मेडुलरी पिरामिड्स थे। इनर वाली जो लेयर थी आउटर टफ कैप्सूल थी, और इनर में कॉर्टेक्स था और अंदर में मेडुला था। मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स थे जो कि प्रोजेक्ट हो रहे थे इनटू द कैलिक्स से। और ये हाइलम होता है, हाइलम के अंदर यूरेटर, नर्व और आर्टरी एंटर करती है, ठीक है। और ये अल्टीमेटली अपन ने देखा इतना सब। अब ज़रा देखो कि क्या होता है कभी कभी। अब क्या होता है यहाँ पे, कभी कभी कॉर्टेक्स मेडुला में चले जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी। एक्सटेंशन, अगर कॉर्टेक्स की बात करें, कभी कभी क्या होता है कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला में जा रहा है, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला में जा रहा है। ये थिक आउटर कैप्सूल है, लेकिन अपन ने बोला इनर पार्ट में दो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी होंगी? एक होगा कॉर्टेक्स, होगा और मेडुला। तो कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन मेडुला में लाया करेगा, उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी। समझ में आए? कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब देखो, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं पता है क्या? मैं बता देता हूँ, आज से याद रखना। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। 1 मिलियन मतलब समझ में आता है कितना होता है? 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख नेफ्रॉन। मतलब ऐसा समझो यार, 10 लाख नेफ्रॉन आपके लिए रेडी है, आपके लिए रेडी हैं, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। हर टाइम पे रेडी है, हर मिनट रेडी है, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन, ये तो मैंने एक किडनी की बात की यार, अपने पास होती 2 किडनी है। तो इसमें 10 लाख और इसमें 10 लाख, टोटल कितने? 20 लाख नेफ्रॉन आपकी बॉडी में हैं, और आपकी ब्लड को कंटिन्यूसली प्यूरिफाई कर रहे हैं। समझ रहे हो कितनी, मतलब कितनी अमेजिंग बात है यार। तो दोनों किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और पूछ लेते हैं कि कभी कभी ये बता दो कि इसके पार्ट्स के बारे में पूछते हैं। तो अपन ने मोटा मोटा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट से ज़्यादा डिवाइड नहीं किया। एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस अपने को पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ग्लोमेरुलस क्या होता है। ग्लोमेरुलस अपन बोलते हैं, एक होता है बोमेंस कैप्सूल, एक होता है ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल इस तरह का दिखता है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस यहाँ आता है, यहाँ से आर्टरी आती है, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। और यहाँ से चली जाती है एफरेंट आर्टेरियोल। ये गुच्छा फॉर्म करते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल निकल जाती है, लेकिन क्या निकल जाती है? नहीं, अपन देखेंगे आगे कि ये पूरे रीनल ट्यूब्यूल में एक सांप की तरह उसको घेरे बैठी रहती है, लूप ऑफ हेनले के साथ भी। और लूप ऑफ हेनले के साथ इसका बहुत पुराना नाता है, पेरिटिबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। और लूप ऑफ हेनले में इसका नाम चेंज हो जाता है, अपन देखेंगे क्या नाम होता है इसका, वहाँ वासा रेक्टा बोलते हैं उसको। तो इतना समझ में आया। ये बोमेंस कैप्सूल जो चाय की छन्नी की तरह दिखता है अपने को, बोमेंस कैप्सूल ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। क्या प्रोटीन नॉर्मली एक्सक्रीट होता है? नहीं, प्रोटीन एक्सक्रीट नहीं होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। पार्ट्स देखिए अपन ने, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, क्या ग्लोमेरुलस और रीनल कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी फाउंड बाय एफरेंट आर्टेरियोल,
इट इज़ द टप ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या आ गया, रीनल ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलस को छोड़ के जितना भी नेफ्रॉन का पार्ट है, नेफ्रॉन पता है ना कैसा बनता है, देखो बना के बताता हूँ। ये है बोमेंस कैप्सूल, अच्छा ग्लोमेरुलस नहीं बनाऊंगा है ना मैं, समझ लेना। ये इसके बाद आता है पीसीटी, ये इस तरह का कुछ है ना, ऐसा पीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, फिर सेम चीज़ डीसीटी आती है, और डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है इस तरह से, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये लूप ऑफ हेनले, तो ये हो गया, ये एरिया हो गया पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और ये एक कॉमन टिब्यूल में जाके खुलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो गया बोमेंस कैप्सूल, बीसी कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल, इसको बोलते हैं अपन पीसीटी कॉल्ड एज पीसी और टी, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, इसको बोला अपन ने लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पी नहीं है ये, डी है, डी, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर पी बनाया यार, डिस्टल, हाँ डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट, समझ में आई। चलो, तो रीनल टिब्यूल के पार्ट देखे, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, एक हो गया अपना बोमेंस कैप्सूल, एक हो गया अपना पीसीटी, एक हो गया अपना अच्छा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस को अपन माल्फिजन बॉडी, रीनल कॉर्पसल, ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है, ऐसा बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल बोलते हैं, ठीक है, और माल्फिजन बॉडी बोलते हैं, माल्फिजन टिब्यूल नहीं बोलते। पता है ना माल्फिजन टिब्यूल किसमें होती है, बता फटाफट से किसमें होती है। हाँ, माल्फिजन टिब्यूल होती है कॉकरोच में होती है। माल्फिजन बॉडी या रीनल कॉर्पसल, इसको बोलते हैं अपन दोनों को कंबाइन करके, ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल को साथ में मिला करके माल्फिजन बॉडी, रीनल कॉर्पसल बोलते हैं, ठीक है। पीसीटी, एलओएच, डीसीटी, सीटी। अब कलेक्टिंग डक्ट किस में ओपन होती है, रीनल पेल्विस में, सही बात है ना, होना भी चाहिए यार। ये बनाई थी अपन ने किडनी, किडनी में मेडुलरी पिरामिड्स बनाए थे। अब बोलोगे कि मेडुलरी पिरामिड्स क्या काम है, देखो इस लेवल पे तुम ज़्यादा ना पूछो तो बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझो बस, तुम बार बार ड्रॉ करो, बार बार देखो, उसको कैसे ना कैसे दिमाग में उतारो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो शब्द है ना डायरेक्टली एज इट इज़ पूछे जाते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है, इसके प्रोजेक्शन कैलिक्स है, प्रोजेक्शन इनटू कैलिक्स, और ये कैलिक्स में जाके क्या खुल रहा है, जितनी भी कलेक्टिंग टिब्यूल्स है वो सब कहाँ खुल रही हैं, इस कैलिक्स में खुल रही है। फिर अपने पास में एक हाइलम होता है जहाँ से स्ट्रक्चर बाहर आते हैं। थोड़ा आउटर थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फटाफट से कि मुझे तुम बता दो कि प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन मेडुला में, तो फटाफट से बोलना चाहिए भाई कॉलम ऑफ वर्टिनी होता है, ठीक है। पेज तो वैसे चेंज हो गया पर लोगों को फटाफट से पता होना चाहिए। अब देखो, अब क्या बोला इसने, लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट डिप करता है मेडुला में, डिप मतलब थोड़ा सा डुबकी मार के आता है। देखो, अगर अपन इस तरह का लेवल समझे, ये है भाई कॉर्टेक्स मेडुला का जंक्शन, ये क्या है, कॉर्टेक्स मेडुला का जंक्शन, और अगर इससे नीचे कोई भी चीज़ होगी तो वो डिप करेगी मेडुला में। तो कौन कर रहा है भाई, ये देखो लूप ऑफ हेनले कर रहा है, ये दिख रहा मुझे, इसके नीचे मुझे कलेक्टिंग डक्ट भी दिख रहा है। तो बस यही तो लिखा हुआ है कि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट डिप्स इनटू मेडुला, ठीक है। अब देखो, ऐसे लूप ऑफ ऐसी जगह ऐसे नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, छोटा लूप ऑफ हेनले का क्या मतलब, अगर लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा होगा, ये एक लूप ऑफ हेनले और ये एक लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले छोटा है तो भाई ये मेडुला में जाएगा ही नहीं, सही बात है, और ये मेडुला में बहुत ज़्यादा जाएगा। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले और शॉर्ट लूप ऑफ हेनले में क्या फ़र्क पड़ेगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले मेडुला में बहुत ज़्यादा जाएगा, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले मेडुला में बहुत कम जाएगा। तो शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, गोज वेरी लिटिल इनटू मेडुला, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वही लॉन्ग लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन में वो मेडुला में बहुत अंदर जाएगा, डीप इनटू द मेडुला। मैंने बताया मेडुला की बाउंड्री अपन ने ऐसी ड्रॉ की थी, तो अगर लंबा लूप ऑफ हेनले होगा तो ज़्यादा जाएगा ना मेडुला के अंदर, एज़ कम्पेयर टू छोटा सा मेडुला, छोटा सा अपना लूप ऑफ हेनले, उसको बोला कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो ज़्यादा जा रहा है उसको बोला मेडुलरी नेफ्रॉन। समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो कॉर्टिकल मेडुलरी नेफ्रॉन, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लूप ऑफ हेनले जिसमें छोटा रहेगा उसके अंदर मेडुला में कम जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा, कॉर्टेक्स मेडुला में ज़्यादा जाएगा, उसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब आते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल क्या करेगा, देखो इफरेंट आर्टेरियोल, अब मैंने बताया था पहले भी कि इफरेंट आर्टेरियोल जैसे ही ग्लोमेरुलस से निकलता है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये
एफरेंट आर्टेरियोल, ये इसने बनाया ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से बाहर निकला और ये इसने क्या किया, पूरी रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड एक ऐसा कैपिलरी नेटवर्क, ऐसा जाल सा बिछा दिया मकड़ी के जाल की तरह। अब ऐसा क्यों किया देखो, बहुत ज़रूरी है। उसको बोला क्या है, पूरी रीनल ट्यूब्यूल के अगर पूरी रीनल ट्यूब्यूल के अक्रॉस उसने अपना जाल बिछा के रखा, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रही है उसको बोला वासा रेक्टा। दो डेफिनेशन जितनी जल्दी सीख जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला वासा रेक्टा, नहीं ये तो लूप ऑफ हेनले, इसको बोला वासा रेक्टा। ये लूप ऑफ हेनले, इसके अक्रॉस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कॉल्ड एज वासा रेक्टा। और पूरे रीनल ट्यूब्यूल के अक्रॉस ये क्या फॉर्म करता है, कैपिलरी का नेटवर्क, जिसको क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये है वासा रेक्टा और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में चीज़ें। कुछ नहीं होता है, इफरेंट आर्टेरियोल से क्या निकलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, पूरे रीनल ट्यूब्यूल के अक्रॉस एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसके पैरेलल जो लाए कर रहा है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल लाए कर रहा है, उसको वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपना हो गए हैं, अब अपन अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप जरूरी है। ये 3 स्टेप कौन कौन सी है, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है सिक्रीशन। क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि किडनी का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ है, पहली बात तो आप उसको, किडनी का काम होता है कि ब्लड के अंदर गंदगी मतलब बोले तो अपन क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो उस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए कैसे बाहर निकलेगा भाई, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, अपने को पता है। अरे भाई ब्लड क्या है, पानी है, पानी जैसे ही तो चीज़ होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें से कोई सी भी चीज़ फिल्टर करने के लिए आपको एक छन्नी टाइप की चीज़ लगेगी ना, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस को पहले फिल्ट्रेट करो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस पता है अपने को क्या बनाया अपन ने, ये ग्लोमेरुलस टॉप कैपिलरी फाउंड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अपने को सबसे पहले करना पड़ता है। कितना ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है, तो याद रखना 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड 1 मिनट में फिल्टर हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड। और ये कितना है, ये है 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन 1 मिनट। आया समझ में, फिर से देखो। तो फिल्टर, सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहली प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन में होती है क्या, फिल्ट्रेशन। क्या होती है, सबसे पहली स्टेप होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अपन ने देखा कि कितने ml प्यूरीफाई होता है, तो 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड प्यूरीफाई होता है। प्यूरीफाई मतलब प्योर होता है, उसमें से यूरिया निकल जाता है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं और वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। और ये कितने मिनट में होता है, 1 मिनट में होता है। तो 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड प्यूरीफाई हो रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में हो रहा है। ठीक है, और ये ब्लड कितना, इसको किससे नाप सकते हैं, इसका कुछ पैमाना है क्या, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड 1 मिनट में हो रहा है, किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, किसके समांतर है, तो अपन बोलते हैं 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। तो अगर ये अपना हार्ट बनाया अपन ने, हार्ट में अपन ने ऐसा बनाया, तो ईच वेंट्रिकल में बोला अपन ने, अगर एक वेंट्रिकल पकड़ लो तो ये 1/5 है, 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल पंप कर रहा है उसका 20% बोल दो, या तो 20% ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। ठीक है, बहुत पुराने कंसेप्ट है लेकिन पूछे बहुत बार जाते हैं, डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। अब देखो कि अपना जो फिल्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है। अपन ने बात की भाई एल्विलाई, कुछ चीज़ें सेम रहेंगी। एल्विलाई में 3 लेयर होती है, एक उसकी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, एक अपने एंडोथेलियम होती है। ठीक है, कैपिलरी एंडोथेलियम होती है, और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये 3 चीज़ बोली थी, तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं यहाँ पर भी एक लेयर एंडोथेलियम की होती है, एक अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन की होती है, और एक होता है एपिथेलियल और बोमेंस कैप्सूल, जिसको अपन बोलते हैं पोडोसाइट। अब इम्पोर्टेंट क्या बात है, ये तीनों लेयर होती है, लेकिन अपने को क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए क्या, इसके अलावा कुछ चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिप्लेसमेंट। देखो एंडोथीलियम अपने एल्विलाई में भी थी, हाँ थी, एंडोथीलियम भी थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, पर क्या एल्विलाई था, एल्विलाई में स्क्वेमस एपिथेलियम था, यहाँ पर है नहीं है। यहाँ पर एपिथेलियम चेंज हो गया, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर एल्विलाई नहीं भाई साहब, यहाँ पर किडनी है।